हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स। आज हम लोग चैप्टर फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को इसी तरीके से, जैसे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आएंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स का अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स, जब भी फंडामेंटल राइट्स हमें ज़रूरी क्यों है, ठीक है, वाई वी नीड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसलिए ज़रूरी है ना, जब भी फंडामेंटल राइट्स का बात आएगा 3 बातें आपको याद रखनी होगी। फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों चाहिए? हमारे लिबर्टी के लिए, हमारे डिग्निटी के लिए एंड हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए मैंने ये सब 3 चीज़ें लिख रखा है, ताकि आप लोग जब भी देखो तो फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को 3 बातें याद होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी है। हमारे लिबर्टी के लिए, हमारे आज़ादी के लिए, हमारे डिग्निटी के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए एंड हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट ज़रूरी है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है, और हम लोग ये सारे आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं पूरे बेयर एक्ट को अच्छे से यहाँ पे समराइज़ भी कर दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये देख लिया हमने ये जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है। और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं जस्टिशिएबल होते हैं। ये जो मैंने ये किया है, ये मैंने लक्ष्मीकांत से ही उठाया हुआ है ये सारे पॉइंट्स, बट मैंने ये पूरे पैराग्राफ लिखने से अच्छा इसका जो जिस्ट था वो सब मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो जस्टिशिएबल होते हैं, और मैंने कुछ छोड़ा नहीं है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसी वे में हम लोग पूरे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को कवर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं इन द सेंस कि आप लोग ना, अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को कंप्लेन करने के लिए। तो यही होता है जस्टिशिएबल, मतलब आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट अगर मान लीजिए स्टेट वो वायलेट करती है, वो चीज़ इंश्योर नहीं करती है, तो आप उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए डीपीएसपी जो होते हैं ना वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। अब फंडामेंटल राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गारंटी किया जाता है बाय दी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा गारंटी किया जाता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी किया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, प्रमोट करते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स प्रमोट दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये सारे आपको पॉइंट्स मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को याद होते जा रहा होगा। फंडामेंटल राइट्स इक्वल्स टू डिग्निटी, लिबर्टी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। फिर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं फिर वो गारंटी किया जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करते हैं? हाउ फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? कैसे? वो अथॉरिटेरियन रूल को चेक करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि हमारे जो कंट्री में रूल चल रही है वो डेमोक्रेटिक हो, अथॉरिटेरियन ना हो जाए। कैसे मतलब अथॉरिटेरियन का मतलब वो लोगों का अपना शासन ना चले। फंडामेंटल राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर रहे, इंटैक्ट रहे। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन रूल को चेक करते हैं बाय इंश्योरिंग द लिबर्टी, फ्रीडम हमारे लिबर्टी को इंश्योर करते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, और इस तरीके से वो हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करती है फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो लिमिटेशंस होते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पे। कैसे? एग्जीक्यूटिव, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे आप लोगों को पुलिस, आईएएस ऑफिसर्स ये सब आते हुए दिखेंगे, और आप लोगों को कई बार दिखता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसेस कर देते हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे पास, और अगर उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो एक लिमिटेशन के तौर पे एक्ट करता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर। लेजिस्लेचर भी आर्बिट्ररी लॉज लेकर के नहीं आ सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो। आर्टिकल 13 जो हम लोग पढ़ेंगे भी। फिर फंडामेंटल राइट्स जो होता है ना वो इंश्योर करता है कि हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ चले। रूल ऑफ लॉ मतलब गवर्नमेंट ऑफ द लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। यहाँ पे सरकार जो है ना वो भले कैबिनेट में बैठे हुए मिनिस्टर्स चलाते हैं, बट
वो मतलब वही है बात कि सिर्फ वो अपने अनुसार से अपने अकॉर्डिंग जो जैसा चाहे अपने विम के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ नहीं चला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ये कंट्री गवर्न होगा और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे इंश्योर करती है। तो ये स्लाइड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया था, बट अभी सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर मैं बात करूँ तो टोटल अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आप लोग देख सकते हो। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ ये 6 फंडामेंटल राइट्स तो याद होने में दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे मैं आप लोगों को भले याद करवा सकती हूँ कि ये हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये 7th फंडामेंटल राइट जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपील किया गया। ये आर्टिकल 31 था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 30 तक, सिर्फ फिर आर्टिकल 32 आ गया। तो वो आर्टिकल 31 था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग एक्वायर कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे अपने प्रॉपर्टी को। वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी और ये हमारा फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंतर्गत। लेकिन उसको रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा उसको रिपील किया गया। कैसे आप लोग याद रखिएगा, 44th के द्वारा उसको रिपील किया गया। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ना उसको लीगल राइट बनाया। अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट हो गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, हमारा उसको लीगल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो ये जो मैंने बोल रही थी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में हम लोग को प्रोवाइड किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट, उसको रिपील किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अब वो रिपील कर दिया गया। मतलब ना तो अब वो एज अ फंडामेंटल राइट आपके पास है, ना तो मेरे पास है एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब सबके पास से चला गया। ठीक है, साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास वो फंडामेंटल राइट के तौर पे है, किसी के पास लीगल राइट के तौर पे है। ऐसे ट्रिक भी बता रही हूँ कि कैसे याद रखोगे, कभी कंफ्यूजन ना हो कि वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया गया। तो 4 मतलब इक्वली आपके पास से भी गया, हमारे पास से भी गया, मतलब इक्वल होना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है तो आप लोग को बस एक चीज़ याद रखिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट सबके पास से इक्वली एज अ फंडामेंटल राइट किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इक्वल बेसिस पे, ना आपके पास, ना हमारे पास, ना किसी और के पास, इक्वल बेसिस पे। तो जो भी अमेंडमेंट ने इसे हटाया है वो इक्वली सबसे हटाया है। तो ये याद रखिएगा 44 इक्वली, 4 आपसे भी गया, हमारे से भी गया, 4 में कोई अंतर नहीं। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रिपील किया गया। और फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट ने किया क्या, इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। अब एस राधाकृष्णन ने क्या कहा है, ये जो एस राधाकृष्णन जी हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, और इन्होंने क्या कहा है फंडामेंटल राइट्स पे। इनके व्यू देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है, फंडामेंटल राइट्स आर प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। आप लोग इसको यूज़ भी कर सकते हो आंसर में। फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो प्लेज है हमारे पीपल से, हम प्रॉमिस है हमारे लोगों से किया हुआ, हमारे लोगों से किया हुआ वादा है ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल रहे थे ये बात फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। और फंडामेंटल राइट्स आपने देखा होगा कि यार ये अपने सिटीजन्स को राइट्स देना एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड को दर्शाता है। ठीक है, एक पैक्ट है विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और इसका मतलब है कि स्टेट कंट्रोल शुड नेवर क्रश द लिबर्टी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। मैंने आपको पहले बार जब स्टार्ट किया था वीडियो तभी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना आप लिखो और अपने आंसर में यही मेंशन ना करो, लिबर्टी, डिग्निटी, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़, इक्वालिटी, ये सब चीज़ फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही होता है। ये क्रक्स है फंडामेंटल राइट्स का, लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनका भी यही मानना था एस राधाकृष्णन जी का कि स्टेट कंट्रोल, हमारे जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे स्टेट है, आप लोग समझते होंगे ना स्टेट का, हम लोग आर्टिकल 12 में भी देखेंगे स्टेट का क्या क्या मतलब होता है, स्टेट में कौन कौन आते हैं। तो स्टेट कंट्रोल शुड नेवर क्रश द लिबर्टी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट।
अब मुझे पॉज करना होगा क्योंकि मुझे इसको इरेज करना है।